इन दिनों मुझ पर सैमी के इश्क का दौरा पड़ा हुआ था। जब इश्क इजहार से ना वाकिफ हो तो इसमें अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तबखीर पैदा हो जाती है। सैमी की हर बात को गलत समझना आसान था। वो हर लड़के को दिलचस्पी और तजस्सुस से देखने की आदी थी। जिन्स मुखालिफ से एक खास हद तक दोस्ती को वो अपना पैदाइशी हक समझती थी। वो इन लड़कियों में से थी जो घर आई मोहब्बत को सौगात की तरह समझकर थैंक यू करके रख लेती हैं। मुश्किल ये है कि कभी कभी ऐसे रवैये से मातूबे इश्क इस वहम में मुब्तला हो जाते हैं कि दोनों तरफ बराबर आग लगी हुई है, हालांकि वो सिर्फ नाइस हो रही होती है। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन मेरी फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसी थी कि मैं ना तो अज खुद कभी इसके साथ वाली सीट पर बैठने की जुर्रत कर सका, ना ही बातों में अपनी कल्बी कैफियत बयान कर सका। मैं अपनी जमात का फिलासफर था। वो बड़ी बड़ी देर तक मेरे पास बैठकर बातें करती रहती, लेकिन ये तमाम गुफ्तगू इल्मी नजरियात पर बिल्कुल गैर जाती होती। इसलिए मेरा मामूल था कि मैं कॉलेज जाने से पहले एक खत तहरीर करता। इसमें अपनी तमाम मोहब्बत को खुल्लम खुल्ला जाहिर करने की कोशिश होती। कॉलेज से वापसी पर यह खत फाड़ देता और अपनी डायरी में एहतियात से वो तमाम बातें रकम करता जो इसके और मेरे दरमियान होती रहती थी। मैं सैमी के रवैये से किसी तशकीक का शिकार नहीं था। मैं तो उल्टा इस निशात के सहारे जिंदा था कि जो कुछ मुझे कहना है, सैमी का खामोश रवैया इस पर साध है। अमजद के जाने के बाद मुझे समझ न आ रही थी कि पिछले तमाम वक्फे को किस खाते में डालूं। क्रिसमस की छुट्टियों में सिर्फ चंद दिन थे। मैं इन छुट्टियों से वैसे ही खौफजदा था कि इस खौफ में यूं इजाफा हुआ। अमजद के जाने के बाद सैमी आ गई। हम दोनों देर तक कैफेटेरिया में बैठे रहे। वो कुछ कहना चाहती थी, मैं भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन हम इधर उधर की बातें करते चले गए और कोई भी अंदर की बात ना कर सका। अमजद की बातें सुनकर अब मुझे समझ आ गई कि दरअसल वो क्या कहना चाहती थी। जब हम उठने वाले थे तो वो बोली, मैं पढ़ाई छोड़ देना चाहती हूँ क्यूम। हैं, ये क्या अकल है? बस मुझे दिलचस्पी नहीं रही। फाइनल में वक्त कौन सा रह गया है। वो आज मिल्क शेक के साथ आलू के चिप्स नहीं खा रही थी, हालांकि ये दोनों चीजें वो हमेशा इकट्ठी अंदर डालती थी। मैं सोशियोलॉजी के काबिल नहीं हूँ, ना सोशियोलॉजी मेरे काबिल है। ये एक झूठा सब्जेक्ट है। अच्छा मुंह बंद करो। मैं सोचती हूँ अगर मैं पिंडी चली जाऊं तो वहां जाकर क्या करोगी? साफ सुथरा शहर है, वहां कोई जॉब मिल जाएगा। मैं अब हॉस्टल लाइफ से बोर हो गई हूँ। हर मॉडर्न लड़की बहुत जल्द बोर हो जाती है, इसलिए मैंने इसकी बात को संजीदगी से ना लिया, लेकिन वो संजीदा तर होती गई। क्यूम, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब कोई आदमी नाकाम हो जाता है तो फिर वो अपने आप को एनालाइज करते करते फिलासफर बन जाता है। मैं भी अपने पराये का फर्क भूल गई हूँ। कभी कभी लगता है अगर मैं हॉस्टल छोड़कर अपने घर जाकर कॉल बेल बजाऊं तो घर वाले मुझे ऐसे मिलेंगे जैसे अपने हों। कभी लगता है अगर मैं अपने घर के बरामदे में जाकर किसी को आवाज दूंगी तो कोई बाहर नहीं निकलेगा। सब मेरी शक्ल देखकर लौट जाएंगे, मुझे पहचान नहीं सकेंगे। क्या मैं जिनसी तौर पर फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्यूम? कौन कहता है? मैंने मोहब्बत से सवाल किया। कौसर कह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैंने इसे प्यार से देखकर कहा, जब तुम्हारा घर यहाँ है लाहौर में, तो तुम हॉस्टल में क्यों रहती हो सैमी? इसने मिल्क शेक की नलकी 2 हिस्सों में तोड़कर मेज पर फेंकी, फिर लंबी आह भरी और बोली, वो घर मेरे खर्च का बोझ तो उठा सकता है, मेरा बोझ नहीं उठा सकता। क्या मतलब? ओहो, ज्यादा सवाल मत किया करो, बड़े पेंडू लगते हो। मैं किसी तजस्सुस के जेरे असर तो नहीं पूछता सैमी। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बड़ा हमदर्द है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे तुम मेरी जिंदगी में बड़ा अहम रोल अदा करोगे। पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग्स हैं इस किस्म की। तुम मुझे बचाओगे कभी ना कभी किसी आफत से। ये लम्हा इजहार मोहब्बत का था, लेकिन वो इस जुमले के बावजूद बहुत थकी हुई और परेशान नजर आ रही थी। मैं खामोश रहा। कल रात मैंने ख्वाब देखा कि हम दोनों हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं। अचानक हवाई जहाज क्रैश हो गया। कुछ बाकी नहीं बचा, ना जहाज का ना हम दोनों का। अच्छा ख्वाब है, अगर कुछ बच जाता तो बुरा ख्वाब होता। वो चुप हो गई। फिर इसने अपने कैनवस के थैले में हाथ मारा। क्यों? मुझे एक पैकेट ले दो च्युइंगम का।
खुश किस्मती से मेरे पास पैसे थे, मैंने इसे च्युइंगम खरीद दी। उस रोज वो बहुत करीब होकर दूर दूर थी, जैसे पतंग की डोरी हाथ में हो और तुक्कल दूर दूर डोल रही हो। तुम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो क्यों? कभी तुमने सोचा कि पाकिस्तान की असल बदनसीबी क्या है? ऐसे वक्त में ये सवाल बहुत अजीब था, लेकिन वो इस तरह बातें करने की आदी थी। यकदम बहुत जज्बाती होकर वो बात मोड़ने की गर्ज से बहुत ही मारूजी बन जाती। दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी वो जनरेशन है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया एक आइडियल की खातिर, और अब वो खुद नजरिया पाकिस्तान तलाश कर रहे हैं बेचारे, ताकि हमको समझा सके कि पाकिस्तान क्यों बना है। बेचारे लोग, हमारे पास तो पाकिस्तान है, हम नजरिया पाकिस्तान को क्या करेंगे? अब हम दोनों खालिस तालिब इल्मों की तरह देर तक पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान, मौजूदा पौध और पिछली नस्ल पर बातें करने लगे। अभी कुछ देर पहले वो बेजान थी। इसने अपनी टांगे सामने मेज पर रखी हुई थी और गुलाबी चश्मे को कैनवस के बैग पर लापरवाही से डाल छोड़ा था। अब वो गर्दन आगे किए दोनों हाथों के इशारों से बातें कर रही थी और ऐसी तार की तरह जिंदा थी जिसमें से करंट गुजर रहा हो। यार क्यों, पाकिस्तान सिर्फ 2 नस्ल की कारगुजारी ही तो है। ये पिछले 25 साल जिसमें हमारे माँ बाप बूढ़े हुए और हम जवान, ये वक्फा, ये एक कड़ाहे में गुजरा है। सब ने इसमें इतना कुछ डाला है, हमारी जनरेशन ने, हमारे माँ बाप ने, और आज तक ना कुछ मीठा पका है ना नमकीन, है ना? मेरा सवाल वही है सैमी, तुम घर क्यों नहीं चली जाती? तुम सोशियोलॉजी के तालिब इल्म होकर मेरी बात में दिलचस्पी नहीं ले रहे? लानत। ले रहा हूँ। गौर करो, सोचो जरा, तज्जिया करो सारी सिचुएशन का, पाकिस्तान का। जो अमीर तबका है वो सन 47 में जवान था और गरीब घरानों से ताल्लुक रखता था। इसने इधर आकर, यानी इधर पाकिस्तान में माइग्रेट करने के बाद सोसाइटी के हर खला को पुर किया। चूंकि हिंदू से मुकाबला ना था, इसलिए ये तबका, ये एम्बिशियस तबका बहुत आगे निकल गया। इसने क्यों, जरा गौर से सोचो, इस तबके ने अफसरशाही की, वो रवायतें अपनाई जो अंग्रेज की थीं। इसने वो तिजारत पेशा पैदा किए जो आज बिजनेस मैग्नेट्स हैं। इसने उन बैंकरों को जन्म दिया जिन्होंने सारे मुल्क को नोटज़दा कर दिया। इस तबके से वो प्रोफेसर उठे जिन्हें तालीम से ज्यादा ग्रेडों की फिक्र थी। वो डॉक्टर सामने आए जो बैरूनी ममालिक में इसलिए उम्रें गुजारते हैं कि वहाँ पैसा ज्यादा है। इस तबके ही से वो दानिश्वर पैदा हुए जिनकी अपनी कोई सोच नहीं। इनकी सोच चाहे सुर्ख चीन से आए या सरमायादाराना निज़ाम से, इनकी अपनी नहीं होती। ग्रीड में मुब्तला ये लोग हमें एक ही मिरास दे सकते हैं, कन्फ्लिक्ट, अंदर का तसाद, हालात का तसाद, शख्सियतों का तसाद। तुम क्यों चाहते हो कि मैं वापस उस घर में चली जाऊं जहां से और कुछ नहीं मिल सकता तजाद के सिवाय? वो आखिर तुम्हारे माँ बाप हैं। जाने दो क्यों, तुमको ऐसे माँ बाप से पाला नहीं पड़ा। तुमको पता नहीं एम्बिशियस लोग कैसे होते हैं। फिर भी क्या तुम दीनियात तो नहीं पढ़ते रहे कि मुझे इखलाकी कदरें सिखाना चाह रहे हो? एक दोस्त की हैसियत से, ये लोग, ये पाकिस्तान बनाने वाले मेरे माँ बाप जब इधर आए पाक सरजमीन पर, तो यहाँ आकर इन लोगों ने जफाकश मेहनती बीवियाँ ब्याही, नया मुल्क बसाने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। ये औरतें मर्दों को मजाजी खुदा समझती थीं। इन्होंने मर्दों का साथ दिया, गरीबी दूर होती गई। जैसे रोशनी करीब आती जाए तो साया छोटा होता जाता है। लेकिन एम्बिशियस आदमी को ये मार होती है कि यूं वो किसी जगह जाकर हद मुकर्रर नहीं कर सकता। उन लोगों के बैंक बैलेंस बैरूनी ममालिक में हैं, लेकिन ये मर्ज अल अर्ज में मुब्तला लोग कमाए जाते हैं। इनकी बीवियां घरों में हैं, पर ये इश्क किए जाते हैं। तुम्हें पता नहीं, आई हैव गॉन थ्रू ऑल। सन 47 वाली बीवियां बूढ़ी हो गई हैं। शोहरों को किसी मुकाम पर पहुंचाने के बाद अब वो नकारा हैं। पुराने सोफे की तरह इनका हर स्प्रिंग ढीला है और मुझ जैसी लूमड़ियां फिरती हैं शहर में और इनके लिए हर अंगूर का गुच्छा मीठा है। वाह क्या ड्रामेटिक बात है ना? आज तुम्हें हो क्या गया है सैमी? कोसर ठीक कहती है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। दरअसल मेरे माँ बाप, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं कि यूं मेरा बाप पाकिस्तान बनाने वाली पौध की तरह बूढ़ा हो रहा है। इसने अपनी बूढ़ी मर्दमियत के सामने दौलत, कार, बंगले, बैंक बैलेंस की स्क्रीन लगाकर अपने आप को बहुत पोटेंट कर लिया है। इसका वक्त लूमड़ियों के लिए है।
बेटी बड़ा बोझ लगती है उसे। तुम्हें अपने बाप के मुतालिक ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। और मेरी माँ के हाथ पल्ले कुछ नहीं, वो अपने आप को नहीं बचा सकती, मुझे क्या बचाएगी। तुमने शहर की लूमियाँ देखी हैं, जिन्हें हर ब्यूटी शॉप फॉरेन एड पहचानती है। इनके पास नकली पलकें हैं, कई कई हेयर पीस हैं, मेकअप के अलावा आज़ादी है। इनसे मेरी माँ क्या लड़ेगी। तुम्हारी अम्मी ने इजाज़त कैसे दी हॉस्टल में रहने की? ओह छोड़ो जी, मेरी मम्मी किसी बात की इजाज़त नहीं देती, वो किसी बात से एग्री नहीं करती और सब कुछ मान जाती हैं। वो शराब नहीं पीती लेकिन कॉकटेल पार्टियों में शरीक होती हैं। वो मेरे बाप के मशागल समझती हैं लेकिन एतराज़ इसलिए नहीं कर सकती कि वो डैडी को मजाजी खुदा समझती हैं। वो ब्यूटी पार्लर से हुस्नकारी करवाती हैं लेकिन दिल से इनका अकीदा है कि कोई बूढ़ी औरत उम्र से लड़ नहीं सकती। भाई साहब, हम तो ऐसे घर में रहते हैं जहाँ एक माँ को बूढ़ा होने की इजाज़त भी नहीं मिलती। मुझे जवान होने की इजाज़त कब मिलेगी? तुमको क्या पता ऐसा घर क्या होता है। मेरी माँ बूढ़े ढांचे के साथ नौजवान लुगड़ियों के बराबर भाग रही है। ओह, ये सब कुछ, ये मेरे माँ बाप, इनकी जिंदगी इतनी मुज़हक्का खेज है, इतनी बचगाना है कि मैं इसमें नहीं जा सकती वापस, कभी नहीं। बताओ, जब माँ ही बेटी से डरती हो तो इजाज़त कौन देगा? मैं किससे इजाज़त लेकर हॉस्टल आती, बताओ ना। कभी माँ डरी है बेटी से? हद करती हो तुम। डरती हैं हर वो माँ जो सन 47 में जवान थी, आज अपनी बेटी से डरती है। अब घरों में बेटियां हुकूमत करती हैं। डैडी की कार, डैडी की तवज्जो, डैडी की चेकबुक, सब कुछ बेटी के लिए है, बेटी की सहेली के लिए है, सहेली की सहेली के लिए। मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ कि यूं? तुमको क्या पता, मैं इसको मुल्क का सदर बनाकर खुद प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहती। बड़ी देर तक वो खामोश रही। घरों में कुछ झूठा सच्चा दबदबा होना चाहिए, झूठा सच्चा प्यार, वरना हॉस्टल बेहतर है। वो यकदम उठ खड़ी हुई, फिर इसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। आज मैंने तुम्हें बहुत बोर किया है ना? जरा भी नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि तुम कितनी साफ उर्दू बोलने लगी हो। हाँ, वो भी हैं। वो उठ खड़ी हुई। जा रही हो सैमी? हाँ, मैं सोचती हूँ सोशियोलॉजी MA का भी कुछ फायदा ना होगा। ये भी बड़ा हॉक्स है, मेरे मम्मी डैडी की तरह। कुछ देर वो खड़ी रही और फिर बोली, देखो, आफ्ताब मिले तो मेरा सलाम कहना। जिस वक्त सैमी रुखसत हुई, मेरे वहम गुमान में भी ना था कि वो कॉलेज से हमेशा के लिए जा रही है। जिस वक्त इसने सलाम भिजवाया, तब भी मुझे शुभाना गुजरा कि कोई अजीब बात होने वाली है। हत्ता कि जिस वक्त मैंने आफ्ताब को सैमी का संदेशा दिया, उस वक्त भी मुझे ख्याल ना आया कि यह सैमी का कॉलेज में आखिरी दिन था और मेरे साथ आखिरी दोपहर। सैमी तुम्हें सलाम भिजवा रही थी? अच्छा, लातल्की से आफ्ताब ने कहा। हम दोनों ने एक दूसरे को लम्हा भर के लिए देखा और फिर चुप हो गए। शायद आफ्ताब को भी मालूम ना था कि सैमी हॉस्टल छोड़कर पिंडी जा चुकी है। कुछ दिन सैमी का चर्चा रहा, हम जमात इसका जिक्र करते रहे। लेट फीस वालों के साथ बोर्ड पर इसका नाम नजर आता रहा। फिर अचानक आफ्ताब की मंगनी हो गई। क्लास को एक नया मौजू हाथ आ गया। ये मंगनी इसलिए अनोखा टॉपिक थी क्योंकि अब तक सैमी आफ्ताब का स्कैंडल आम हो चुका था। लड़कियां आफ्ताब की गैर मौजूदगी में इस इश्क की बड़ी तफसीलात बहम पहुंचाती थीं, लेकिन आफ्ताब के सामने सब सैमी का नाम लेने से ग्रेज करते थे। फाइनल इम्तिहान से ठीक 1 माह पहले आफ्ताब ने भी हॉस्टल छोड़ दिया। फिर एक दिन वो अपनी शादी के कार्ड बांटने आया और मुस्तकिल गायब हो गया। इम्तिहानों की वजह से बहुत दिन तक हम उसे भी याद ना कर सके।